हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं धनुक। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जहां लड़के का नाम पार्थिक और लड़की का नाम शारोन होता है। इन दोनों ने अपनी फैमिलीज के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की है। इसका कारण यह था कि ये दोनों अलग अलग धर्म से थे। शारोन के घर वाले इसलिए खिलाफ थे क्योंकि पार्थिक के पास कोई सिक्योर जॉब नहीं थी। वहीं पार्थिक की माँ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रही थी क्योंकि शारोन अलग रिलीजन से थी। अब जब दोनों की फैमिली इनके खिलाफ हो गई तो इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज हो जाने के बाद इन दोनों ने शहर में जाने का फैसला किया, जहां ये दोनों शहर में आते ही बस स्टॉप पर उतरते हैं। इसके बाद ये दोनों रूम रेंट पर खरीदने के लिए ढूंढने लगते हैं। वहीं एक मकान मालिक इन्हें अपना मकान किराए पर देने के लिए मिल जाता है। अब ये दोनों जैसे ही उस मकान को देखते हैं, इन दोनों को उतनी खुशी नहीं होती। मकान मालिक भी उन दोनों के चेहरे को देखकर कहता है कि देखिए, इतने बजट में आपको यही मिल सकता है। मकान मालिक इन्हें आगे बताते हुए कहता है कि पहले इस घर में एक तमिलियन फैमिली रहा करती थी। उसने मुझे 2 साल का भाड़ा नहीं दिया था, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से भगा दिया और उन लोगों का काफी सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसमें से कुछ सामान तुम्हारे काम आ जाए तो तुम रख लेना, बाकी फेंक देना। इतना कहकर मकान मालिक पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब जैसे ही मकान मालिक वहाँ से जाने लगता है, शारोन मकान मालिक से पूछती है कि यहाँ आसपास कोई कुआं है क्या। जाते जाते मकान मालिक कहता है कि यहाँ एक कुआं है तो सही, मगर वो जगह बहुत ही खतरनाक है, वहाँ कोई नहीं आता जाता। इसके बाद पार्थिक और शारोन मकान की साफ सफाई में लग जाते हैं। इसके बाद पार्थिक अपने फ्रेंड संतोष को कॉल करता है, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर है और उसी ने इन दोनों की शादी करवाने में और इस शहर में आने में हेल्प की है। पार्थिक संतोष से पूछता है, क्या तुम्हें संजय का कॉल आया था? उसने मुझसे कहा था कि वो शाम तक कॉल करेगा, लेकिन उसने अभी तक मुझे कॉल किया नहीं। असल में संजय संतोष का ही दोस्त होता है और संतोष ने संजय से बात भी की थी कि शहर में आने के बाद तुम्हें पार्थिक को कुछ काम दिलाना होगा। अब उसी रात हम पार्थिक और शारोन के घर के आगे एक बस ड्राइवर और उसके फ्रेंड्स को पार्टी करते हुए देखते हैं। उसी दौरान ये लोग बातें करते हैं कि यहाँ पर एक नया कपल रहने के लिए आया है, जहाँ बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि संजय ने ही उन्हें यहाँ बुलाया है। असल में पार्थिक और शारोन का घर रोड पर ही था और वहीं से कुछ ही दूरी पर बस स्टॉप होता है। इस वजह से यहाँ पूरे दिन बसेस निकलती रहती है और पूरे दिन की जो आखिरी बस होती है वो लगभग इनके घर के सामने आकर ही रुकती है और ये ड्राइवर के ग्रुप भी उन्हीं बसों को मैनेज करते हैं, इसलिए ये आज यहाँ पार्टी कर रहे हैं। अब शाम के समय संजय पार्थिक और शारोन से मिलने आता है, जहाँ कुछ देर बातें करने के बाद पार्थिक संजय को अंदर बुलाता है, मगर संजय कहता है कि मुझे कुछ काम के लिए अभी देर हो रही है, इसलिए अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना कहकर संजय वहाँ से चला जाता है, मगर जाने से पहले वो पार्थिक को कल सुबह 8 बजे रेडी रहने के लिए कहकर जाता है, क्योंकि वो कल पार्थिक को काम दिलवाने वाला है। अब अगली सुबह हम शारोन को खिड़की के सामने खड़े हुए देखते हैं, जहाँ शारोन सामने वाले घर में एक कुत्ते को बंधे हुए देखती है, जिसे देखकर शारोन बहुत दुखी हो जाती है। तभी पार्थिक पीछे से आकर शारोन को संभालता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि जरूर शारोन के साथ पहले कुछ न कुछ हादसा हुआ है, जिससे अगर जानवरों को कोई तकलीफ हो तो शारोन से देखी नहीं जाती। ये बात पार्थिक भी अच्छे से जानता है। हालांकि हमें ये नहीं बताया जाता कि शारोन के साथ ऐसा क्या हुआ था। अब आगे संजय इनके घर आता है, जहाँ वो इनके लिए सब्जियां भी लेकर आया था। अब शारोन को सब्जी देने के बाद संजय और पार्थिक वहाँ से चले जाते हैं। अब संजय अपने बॉस से बात करके पार्थिक को काम दिलवा देता है, जहाँ उसे पेंटिंग का काम मिलता है। अब संजय और पार्थिक दोनों मिलकर पेंटिंग का काम करते हैं। दूसरी तरफ हम शारोन को घर पर अकेला देखते हैं। जब शारोन को भूख लगती है तो वो पास के ही एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ से खाना खाने के बाद वो पार्थिक को कॉल करती है। पार्थिक से पूछती है, क्या तुम्हारे लिए भी मैं रेस्टोरेंट से कुछ लेकर आऊँ? इस पर पार्थिक कहता है कि आज तो मैं संजय के साथ ही खाना खाऊंगा। इधर संजय और पार्थिक जब ब्रेक लेते हैं तो संजय स्मोकिंग करने लगता है, साथ ही वो पार्थिक को भी ऑफर करता है। इस पर पार्थिक संजय से कहता है कि जब मैं फिल्म लाइन में था ना, तभी मैंने ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ दी थी। संजय कहता है कि अरे, तुमने ये फिल्म लाइन क्यों छोड़ दी? इस पर पार्थिक कहता है कि कुछ रीजन था, इस वजह से छोड़ दिया। अब वो बातों ही बातों में संजय से पूछता है, क्या यहाँ कोई आसपास कोई नदी है क्या? संजय पार्थिक से कहता है, हाँ, तुम्हारे घर के पास ही एक नदी है। अब पार्थिक उस नदी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ पार्थिक को नदी में एक आदमी मछलियाँ पकड़ते हुए नजर आता है। पार्थिक उस आदमी से पूछता है, क्या ये नदी गहरी है? वो मछुआरा हाँ में जवाब देता है। इसके बाद पार्थिक एक लकड़ी को उठाकर नदी में ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ ज्यादा गहराई ना हो। अब शाम के समय पार्थिक घर पहुँचता है और शारोन से कहता है कि नदी में एकदम परफेक्ट जगह मिल गई है।
अब ये नदी में क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, ये हमें अब पता चलने ही वाला है। अगली रात अब प्रतीक उस नदी के किनारे जाता है और सूखे पत्तों से एक बेड जैसी जगह बना देता है। अब वो घर आकर शारोन से कहता है कि कल हम वहाँ जा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली रात शारोन और पार्थिक दोनों घर से नदी की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, मगर उन्हें घर के सामने आखिरी बस खड़ी हुई नजर आती है, जहाँ बस में वही बस का ड्राइवर और कुछ उसके साथी वहीं ड्रिंक कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर शारोन कहती है कि आज तो हम नहीं जा पाएंगे, हम कल चलेंगे जब ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। प्रतीक भी शारोन की बात मान जाता है। अब अगली रात ये दोनों फिर से घर से बाहर आते हैं। अब पार्थिक देखता है कि आज बस में कोई नहीं बैठा है, सभी लोग अपने अपने घर जा चुके थे। इसके बाद पार्थिक और शारोन वहाँ से निकलकर नदी के पास पहुँच जाते हैं। इसके बाद पार्थिक और शारोन नदी में जाकर लगभग 20 से 25 मिनट तक नदी में ही रहते हैं, जहाँ वो कई बार सांस लेने के लिए ऊपर आते हैं और फिर से वो पानी में नीचे चले जाते हैं। और लगभग 20 से 25 मिनट तक ऐसा करने के बाद दोनों नदी से बाहर आते हैं और जो पार्थिक ने बेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया होता है उस जगह वे एक चादर बिछाते हैं और अपने कपड़े उतारकर दोनों वहाँ इंटीमेट होने लगते हैं। और इसी दौरान शारोन थोड़ा डरा हुआ सा फील भी कर रही होती है। वो चारों तरफ नजर घुमाती है कि कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा। अब अगली रात भी ये दोनों वही सब कुछ करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद एक त्योहार आने वाला होता है। इस वजह से पार्थिक का पेंटिंग का काम बढ़ जाता है, इसीलिए पार्थिक शारोन को भी अपने साथ ले जाता है ताकि शारोन को रात में घर पर अकेला ना रहना पड़े। इसी बीच ये दोनों फिर से नदी के पास जाते हैं और वही सब कुछ फिर से करते हैं। ये सब कुछ वो पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे और ये बात काफी अजीब भी होती है, क्योंकि जब इनके पास खुद का अपना घर है तो ये जंगल में इस तरह नदी के किनारे क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही ये दोनों एक रात जंगल की तरफ जा रहे होते हैं, तभी बस का एक आदमी इन दोनों को जंगल की तरफ जाते हुए देख लेता है और वो उनका पीछा करने लगता है। वो देखना चाहता था कि ये आखिर रात में जंगल में जाते क्यों हैं और आखिर वहाँ करते क्या हैं। अब वो आदमी तो ये सब कुछ देखकर हैरान ही रह जाता है और वो ये सारी बातें अपने ग्रुप के लोगों को बता देता है, जिसे सुनकर ग्रुप के सभी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि पहले उन्हें इसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी वहाँ पर पार्थिक भी आ जाता है, जो कि इन बस वालों से पास ही के किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल का एड्रेस पूछने के लिए आया हुआ था, क्योंकि शारोन बीमार हो गई थी, जिसका कारण ये भी हो सकता है शायद ये दोनों रोज नदी में डूबते हैं, उस वजह से ठंड लग गई होगी। अब अगली रात वो आदमी जिसने शारोन और पार्थिक को साथ देखा था, अपने बाकी क्रू मेंबर्स को वही चीज दिखाने के लिए अपने साथ आधी रात में उन्हें जंगल में ले जाता है, जहाँ ये सभी लोग शारोन और पार्थिक को नदी के किनारे प्रेम करते हुए देख लेते हैं और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बनाने लगते हैं। इसी बीच एक आदमी अपने फोन से फोटोज भी लेता है, जिसमें कैमरे का फ्लैश और क्लिक की आवाज सुनकर पार्थिक और शारोन समझ चुके थे कि कोई उनकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब दोनों ही तुरंत अपने कपड़े पहन लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं ये आदमी पार्थिक और शारोन को रोककर उन दोनों से झगड़ा करने लगते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम ये हरकतें यहाँ क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई घर नहीं है। यहाँ तक कि ये सभी लोग पार्थिक को पीटने लगते हैं। इसके बाद पार्थिक और शारोन उन लोगों से कई बार माफी मांगते हैं और वहाँ से घर जाने लगते हैं। अब घर पर शारोन बहुत ही जोर जोर से रोने लगती है, सोचती है कि अब क्या होगा, सभी को पता चल गया। पार्थिक शारोन को बहुत ही मुश्किल से संभालता है, कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। अगले सुबह जिन्होंने इन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वो उस वीडियो को हर जगह वायरल कर देते हैं, जिस वजह से वो वीडियो संजय तक भी पहुंच जाती है। अब संजय इस बारे में जानने के लिए पार्थिक को कॉल करता है। पार्थिक संजय से बस इतना कहता है कि मैं अभी बीमार हूँ, 2 दिन तक काम पर नहीं आ पाऊंगा। न कहकर पार्थिक फोन कट कर देता है। अब आगे एक दिन जब ड्राइवर का ग्रुप कैरम खेल रहा होता है, तभी बातों ही बातों में एक आदमी कहता है कि वो दोनों तो अब सुबह नजर ही नहीं आते, जिस पर दूसरा मजे लेते हुए कहता है क्योंकि उनका काम सिर्फ रात में होता है इसलिए वो नजर नहीं आते, वो रात में ही बाहर आते हैं। इस तरह ये सभी लोग उन दोनों का बहुत मजाक उड़ा रहे होते हैं। इसके बाद पार्थिक कुछ खाने का सामान लेने के लिए घर से निकलता है, जहाँ पास ही के रेस्टोरेंट में सभी लोग पार्थिक को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। इससे पार्थिक को समझ आता है कि इन सभी लोगों ने वीडियो देख लिया है। अब इस बारे में जानकर पार्थिक को बहुत दुख होता है। अब वो किसी तरह से वहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर जाता है और पार्थिक भागते हुए घर पहुँचता है ताकि कोई उसे मिल न सके। अब पार्थिक को भी इस बात से बहुत रोना आ रहा होता है कि ये क्या हो गया हमारे साथ, मगर वो शारोन के सामने ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाता। वो शारोन के सामने अपना दुख नहीं बता सकता, इस वजह से वो अकेले में जाकर ही रोने लगता है।
संजय भी समझ चुका था कि शारोन और पार्थिक दोनों की लाइफ खराब हो रही है। अब संजय उसके दोस्त संतोष को कॉल करके बताता है कि तुम्हारा दोस्त पार्थिक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, जल्दी यहाँ आ जाओ। अब अगले सीन में हम संजय को संतोष से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ उस टाइम वहाँ पार्थिक का मकान मालिक भी होता है। संजय संतोष को पूरी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया, वो वीडियो पूरी तरह फैल चुका है, अब क्या होगा। सभी लोगों ने वो वीडियो देख लिया है और बड़ी ही अजीब गरीब बातें भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मकान मालिक पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोगों को घर देते हैं। संजय कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। अब इसका जवाब देते हुए संतोष कहता है कि मुझे ये सारी बातें तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी कि उनके पहले लाइफ में क्या हुआ था। संजय पूछता है कि क्या हुआ था। इसके बाद कहानी जाती है पास्ट में, जहाँ 7 साल पहले पार्थिक एक असिस्टेंट डायरेक्टर था जो फिल्म लाइन में काम किया करता था, जहाँ उसके साथ उसका दोस्त संतोष भी काम करता था। ऐसे ही एक दिन पार्थिक को फिल्म सेट पर एक कुत्ता नजर आता है जो शायद अपने मालिक से बिछड़ गया होता है। इसके बाद पार्थिक उस पिल्ले को अपने घर ले आता है और उस टाइम पार्थिक और संतोष के साथ उनका एक तमिल फ्रेंड विनीत भी रहा करता था। पार्थिक उस पपी को अपने घर पर रख लेता है और उसे बहुत अच्छे से रखता है। जब भी पार्थिक काम पर जाता तो विनीत ही उस पपी को संभालता था। वहीं दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि वो पपी शारोन का कुत्ता है, जहां पपी के गायब होने की वजह से शारोन कई दिनों से खाना भी नहीं खा रही होती है। जहां शारोन के घर वाले उसे नया डॉग खरीद कर देने वाले थे, लेकिन शारोन को तो वही वाला डॉग चाहिए था। इसके बाद उस कुत्ते के मिसिंग पोस्टर पूरे शहर में अलग अलग जगह पर फैला दिए जाते हैं और ऐसा ही एक पोस्टर विनीत तक पहुंच जाता है। अब विनीत ये पोस्टर पार्थिक को दिखाता है। पार्थिक शारोन को कॉल करके बता देता है कि तुम्हारा पपी मेरे पास है। अब शारोन अपने पपी को लेने के लिए पार्थिक के घर पहुंच जाती है। शारोन अपने कुत्ते को पाकर बहुत ही खुश होती है और इसी दौरान शारोन और पार्थिक में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। पार्थिक शारोन से कहता है कि कभी कभी अपने पपी को हमारे यहाँ भी ले आया करना। शारोन भी पपी को लेकर कई बार पार्थिक से मिलने पहुंच जाया करती है। धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है। आगे चलकर इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसे ही एक शाम शारोन पार्थिक को बताती है कि जब मैं 11 साल की थी उस टाइम मेरी माँ की मौत हो गई थी। इसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरे पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। इसके बाद मैंने अपने पापा से जिद की कि मुझे अंकल आंटी के यहाँ रहना है, तो उन्होंने मुझे उनके वहाँ छोड़ दिया। उनके वहाँ मुझे अपना सा फील होता था और इस टाइम मेरे पापा दूसरे शहर में रहते हैं। ऐसे ही एक दिन शारोन घर पर पार्थिक के बारे में अपने चाचा चाची को बताती है। उसके अंकल आंटी पार्थिक और शारोन की शादी के लिए नहीं मानते कि पार्थिक अमीर घराने से नहीं था, साथ ही उसके पास कोई सिक्योर जॉब नहीं थी। शारोन के पापा को जब ये बात पता चलती है तो वो तो शारोन को अपने साथ दूसरे शहर ले जाने की बात करते हैं। ये देखकर शारोन उसी रात अपने घर से भाग जाती है और अगले ही दिन पार्थिक और शारोन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद दोनों पार्थिक के घर पहुंचते हैं, जहां पार्थिक की मां शारोन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे धर्म से थी। वो उन दोनों को अपने घर में घुसने से ही मना कर देती है। दोनों को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। इसके बाद संतोष पार्थिक और शारोन को अपने घर रहने के लिए कहता है। इसी बात पर पार्थिक संतोष से कहता है कि नहीं यार, तुमने पहले ही हमारी बहुत हेल्प की है और अब हम तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते। इसके बाद ये दोनों एक घर रेंट पर रहने के लिए दूसरे शहर निकल जाते हैं। इसी वजह से पार्थिक का असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब भी छूट जाती है। इन दिनों इन दोनों ने बहुत ही स्ट्रगल किया था कि दोनों के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। पार्थिक को पेंटर की जॉब करनी पड़ जाती है और इसमें भी दोनों अपने लिए खुशियां ढूंढ ही लेते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ रहकर ही काफी खुश थे। लेकिन एक रात शारोन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है जब वो अपने पापा का एक मैसेज देखती है, जिसमें उन्होंने एक फोटो भेजा हुआ था। उस फोटो में शारोन के पपी की डेड बॉडी होती है, जिसे शारोन के पापा ने मार दिया था। और नीचे मैसेज में यह लिखा हुआ था कि अगर तुम कभी मेरी आंखों के सामने आई तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। और यही रीजन होता है कि शारोन का कुत्तों के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। इतने सारे स्ट्रगल इनके साथ चल ही रहे थे, लेकिन एक और दुख इनके सामने आ खड़ा होता है। वो ये था कि शारोन माँ नहीं बन पा रही थी। शारोन को कुछ साल बीत चुके थे, मगर वे दोनों पेरेंट्स नहीं बन पा रहे होते। कई डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, मगर किसी भी डॉक्टर्स से इन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला। और एक बच्चा पाना इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी तो तब हो गया जब पार्थिक से मिलने उसके दादाजी उसके पास आने लगे। जहाँ पार्थिक के दादाजी उससे कहते हैं कि देखो, शुरुआत में तो घर वाले नाराज होते ही हैं, लेकिन एक बार बच्चा हो जाए तो सब मान जाते हैं। उसके बाद सबका गुस्सा शांत हो जाता है और वे फिर उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
इसीलिए फैमिली से जुड़ने के लिए तुम्हें भी अपना एक बच्चा करना होगा। मगर हो ये रहा था कि हर बार उनकी प्रेगनेंसी फेल हो रही थी। पार्थिक ये बात अपने दादाजी को बताता है कि वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे हैं। जहाँ पार्थिक के दादाजी उसे आयुर्वेदिक वेद के बारे में बताते हैं जो उन दोनों की पेरेंट्स बनने में हेल्प कर सकते हैं। अब वेद शहर से दूर पहाड़ी इलाकों में रहा करता था। इसके बाद पार्थिक और शारोन उस वेद से मिलने जाते हैं। वेद पार्थिक का हाथ देखकर कहता है कि तुम दोनों का बच्चा होना थोड़ा मुश्किल है। वेद बताते हैं कि तुम्हारे शरीर में कई सारी कमियां आ चुकी हैं जो कि शहर में रहने की वजह से आई है। अगर तुम्हें वापस से अपने शरीर को उस काबिल बनाना है जिससे बच्चा पैदा हो सके तो तुम्हें नेचर के करीब आना होगा। इसके लिए तुम्हें शहर से अलग होकर गांव वाले इलाके में रहना होगा। साथ ही एक चीज और तुम्हें करनी होगी, जहां तुम्हें हर रात एक नदी में जाकर लगभग आधा घंटा पानी में डूबकर रहना होगा, जिससे तुम्हारे शरीर को ठंडाई मिलेगी। के बाद तुम्हें इंटीमेट होना होगा, उसके बाद ही तुम्हारा बच्चा होने की संभावना है। ये बात सुनकर तो पार्थिक और शारोन दोनों ही हैरान रह जाते हैं। अब वो वापस आने लगते हैं तो सोचते हैं कि क्या हमें ये चीज करनी चाहिए या नहीं। इस पर पार्थिक शारोन से कहता है कि हमें शादी किए 7 साल हो गए हैं। 7 साल से हम कोशिश तो कर ही रहे हैं लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। एक बार ये भी करके देख लेते हैं। इसके बाद ये दोनों ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं और गांव वाले इलाके में आकर वहीं रहने लग जाते हैं। आगे की कहानी तो हमें पता ही होती है। संजय को जब इस बारे में पता चलता है कि दोनों बच्चा करने के लिए ऐसा कर रहे थे, मगर उसके दोस्त ड्राइवर ने उनका वीडियो बनाकर सभी ग्रुप्स में फैला दिया। अब संजय और संतोष उन क्रू मेंबर्स से मिलने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती की वजह से एक कपल की जिंदगी बर्बाद हो गई है। काफी सुनाने के बाद उस ग्रुप को भी समझ आ जाता है और वे जितने लोगों से अपनी तरफ से वीडियो डिलीट करवा सकते थे उन्होंने वो वीडियो डिलीट करवा दी होती है। इसके बाद शारोन और पार्थिक से दोनों माफी भी मांगते हैं, मगर ये क्या, जब वो माफी मांगने के लिए जाते हैं तो वो दोनों ही घर पर नहीं होते। उनके घर पर तो ताला लगा हुआ था। उन दोनों को हर जगह ढूंढा जाता है मगर वे दोनों कहीं नहीं मिलते। इसके बाद अगली सुबह संजय को उसके एक दोस्त का कॉल आता है जो संजय को बताता है कि पार्थिक और शारोन की डेड बॉडी नदी के पास मिली है। ये सुनकर तो संजय के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इसके बाद संजय और संतोष उनके साथ और भी जने नदी किनारे पहुंचते हैं जहां उनकी डेड बॉडी ऊपर तैर रही होती है। जहां हमें ये पता चलता है कि उस वीडियो के फैलने की वजह से जो शर्मिंदगी शारोन और पार्थिक ने फेस की थी उसे वो झेल नहीं पाए और उन्होंने अपनी जान देना ही सही समझा। इस वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली। जहां डेड बॉडी में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। अब जिन लोगों ने इनका वीडियो वायरल किया था वो ग्रुप बहुत ही गिल्टी फील करने लगते हैं। उनकी वजह से उन दोनों कपल ने अपनी जान गंवा दी। अब इनका गिल्ट तो तब और ज्यादा बढ़ चुका था जब वे पार्थिक और शारोन की मौत के बारे में न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ते हैं। उस आर्टिकल में ये लिखा होता है कि वाइफ के पोस्टमार्टम से पता चला है कि वाइफ प्रेग्नेंट थी, यानी कि यहाँ 2 नहीं 3 जनों की जान गई। और जिसके लिए पार्थिक और शारोन ने ऐसा किया था वो जिंदगी उसके करीब ही थी, मगर उस एक वीडियो की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था। के साथ ही कहानी यही खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।